Hi students, today we will discuss our first chapter, the last lesson, whose author is Alphonse Daudet. Alphonse Daudet, whose lifetime is 1840 to 1897, was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, which was occurred in 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of, but now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, districts of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school. So students, सबसे पहले इस चैप्टर के जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन, इसके ऑथर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दी गई है। इसका ऑथर जिसका नाम है एल्फोंस डूडे। एल्फोंस डूडे एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन उन दिनों की कहानी को दर्शाता है जब फ्रांस और पर्शिया के बीच में 1870 से लेकर 1871 ईस्वी के दौरान युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस को पर्शिया के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में हरा दिया गया। पर्शिया में उस समय जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ भाग शामिल थे। आज के समय में जो देश जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ भाग हैं, इन सब को मिलाकर उसमें पर्शिया नाम का एक कंट्री था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ Alsace and Lorraine have passed into Persian hands. इस कहानी में फ्रांस के दो जिले एल्सेस और लॉरेन पर्शिया के कब्जे में आ गए। इस कहानी को पढ़ो और पता लगाओ कि इस हार का स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। सो बिफोर बी proceeding further, there are some expressions which are given here, and we have to notice the meaning of these expressions in the context of this chapter. तो first of all जो हमारा एक्सप्रेशन या फ्रेज दिया गया है वो है in great dread of, and second जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो है काउंटेड ऑन, थर्ड है थम्प्ड एट द पेजेस, फोर्थ है इन यूनिसन, एंड हियर इन द वेरी फर्स्ट लाइन वी विल सी दैट आई pronoun is used here. So I stands for the author here. So let us begin reading this chapter, and in the first line of this lesson, I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles. उस दिन मैं सुबह देरी से स्कूल के लिए चला और मैं बहुत ही डरा हुआ था, ख़ास तौर पर क्योंकि एम हैमल ने कहा था कि वे पार्टिसिपल्स के ऊपर हमसे प्रश्न पूछेंगे। देन फर्स्ट एक्सप्रेशन इज क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स. Participles means the rules of French language which are called participles, and I
did not know the first word about them. और मैं इन पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में एक शब्द तक नहीं जानता था. For a moment I thought of running away. and spending the day out of doors. एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं कहीं दूर भाग जाऊं और सारा दिन बाहर ही व्यतीत करूं. It was so warm, so bright. आज बहुत गर्मी थी, तेज धूप थी. So bright, बहुत तेज धूप थी और बहुत गर्मी भी थी. The birds were chirping at the edge of the woods. पक्षी जंगल के दूर के कोने में चहचहा रहे थे. And in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. और sawmill के पीछे, sawmill means a mill where the woods are chopped into planks. तो सॉमिल के पीछे के खुले मैदान में पर्शियन सैनिक वर ड्रिल कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स. ये सब क्या? ये पक्षियों का चहचहाना, तेज चमकती हुई धूप और सॉमिल के पीछे खुले मैदान में पर्शियन सैनिकों का ड्रिल करना, ये सब बाज मच मोर टेम्पटिंग मीन्स बहुत ज़्यादा आकर्षित था, मनमोहक था. किससे? देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स, उन पार्टिसिपल्स के रूल्स के बजाय, की तुलना में. सो हियर comparison is shown between the rules for participles and the other tempting things which were outside the classroom. But I had the strength to resist. परंतु मैं इन मनमोहक चीज़ों पर आकर्षित होने से बच सकता था, या मेरे अंदर स्ट्रेंथ थी, शक्ति थी कि मैं इन मनमोहक चीज़ों से बच सकता था. एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेजी से चलता हुआ स्कूल की ओर आगे बढ़ा. अब सेकंड पैराग्राफ में, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. जब मैं टाउन हॉल के समीप से गुजरा तो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत बड़ी भीड़ थी. What is the bulletin board? A board. Bulletin board means, bulletin means समाचार and board means तख्ती या बोर्ड. तो बुलेटिन बोर्ड का मतलब कि जहाँ पर समाचार लगाए जाते हैं या चिपकाए जाते हैं. तो ऑथर कहता है कि जब मैं टाउन हॉल के समीप से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ थी. For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 सालों से सारे बुरे समाचार हमें इसी बुलेटिन बोर्ड से पढ़ने को मिले थे या सुनने को मिले थे. The lost battles, the draft, the orders of commanding officers. Now the author describes the bad news. बैड न्यूज़ को उसने डिस्क्राइब किया है कि किस किस तरह की बैड न्यूज़ उन्हें इसी बुलेटिन बोर्ड से मिलती थी. बट वर दीज न्यूज़? दीज वर द लॉस्ट बैटल्स, हारी हुई लड़ाई के बारे में. द ड्राफ्ट, जबरदस्ती सेना में भर्ती करने की. द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और कमांडिंग ऑफिसर के आदेशों के बारे में जितनी भी सूचनाएं थी, जितनी भी बैड न्यूज़ थी, वो इसी बुलेटिन बोर्ड से पढ़ने को मिली. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ मीन्स कि मैंने मन ही मन सोचा. विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके. मैंने बिना रुके मन ही मन सोचा. क्या सोचा? अपने आप से. इनफैक्ट ही
he is asking a question to himself, what can be the matter now, कि अब कौन सी बात होगी, कौन सी बात होगी मीन्स कि अब कौन सा समाचार यहाँ पर लगाया गया होगा। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith Basher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me। और तभी जब मैं बड़ी तेजी से बुलेटिन बोर्ड से आगे बढ़ रहा था तो ब्लैक स्मिथ बैशर, बैशर नाम का एक ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, a person who works with iron, blacksmith means a person who works with iron। तो बैशर नाम के ब्लैक स्मिथ ने मुझे पीछे से आवाज लगाई, कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से आवाज लगाई। हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस, जो कि अपने शागिर्द के साथ, अप्रेंटिस मीन्स अ पर्सन हु लर्न्स एनी स्किल फ्रॉम अ स्किल्ड पर्सन, शागिर्द या रीडिंग द बुलेटिन, जो कि अपने शागिर्द के साथ समाचार पढ़ रहा था, उसने पीछे से मुझे आवाज लगाई। क्या आवाज लगाकर उसने क्या कहा? डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत चलो। डोंट गो सो फास्ट बब, बब इज अ एक्सप्रेशन टू अ किड, किसी किड के लिए ये एक्सप्रेशन है बब। बब तुम इतना तेज मत भागो, क्यों मत भागो? यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, क्यों मत भागो? उसने कहा कि तुम काफी समय रहते स्कूल पहुंच जाओगे। I thought he was making fun of me. Make fun of is a phrase and that means मजाक उड़ाना। I thought he was making fun of me and reached M. Hamill's little garden all out of breath. मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं एम हैमल के बाग में, छोटे से बाग में हाँफता हुआ, आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स पंटिंग, आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स पंटिंग, ऑल पंटिंग, हाँफते हुए मैं एम हैमल के बाग में पहुंचा। यूजली व्हेन द स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बसल which could be heard out in the street। अक्सर, यूजली अक्सर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था। which could be heard out in the street, जिसे बाहर गली में सुना जा सकता था। और ये शोरगुल किस तरह का होता था? द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क के बंद करने और खोलने की आवाज़। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, सभी का एक स्वर में पाठों को रिपीट करना। वेरी लाउड, विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, सभी ऊंची आवाज में अपने हाथों को कानों पर रखकर पाठों को दोहराया करते थे ताकि अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और किस तरह का शोरगुल या किस तरह की आवाज़ सुनाई देती थी? इसके अलावा, पाठों को दोहराने के अलावा, टीचर का ग्रेट रूलर, टीचर का जो बड़ा रूलर था वो टेबल पर रगड़ने या पटकने। रैपिंग मीन्स पटकना, किसी चीज़ को पकड़ना, बार बार रगड़ना, रखना, तो उसके रगड़े जाने या उसके रैप करने की आवाज़ भी सुनाई देती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट ऑन माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग।
अब इस लाइन से एक बात और हमें समझ में आ रही है कि ऑथर पहली बार देरी से स्कूल नहीं आया था, वह पहले भी स्कूल देरी से आता रहा है और उसने ये पूरा हिसाब किताब लगाया होता था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, उसने पूरा हिसाब लगाया होता था कि शोरगुल में बिना किसी को दिखे वह अपने डेस्क तक कैसे पहुंच सकता था। दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि सब कुछ इतना शांत था जैसे मान लो रविवार की सुबह हो। By this expression is used here as quiet as Sunday morning. As you all know that Sunday is a holiday and there is no school on Sundays. So if someone go to school on Sundays, it would be very still and calm. So here author has used this expression as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. खिड़की से मैंने देखा कि मेरे क्लासमेट्स पहले ही अपनी जगह पर बैठ चुके थे और एम हैमल अपने भयानक आयरन रूलर को अपनी बाजू के नीचे दबाए हुए कक्षा में आगे पीछे घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे दरवाज़ा खोलना था और सभी के सामने अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ टेरिफाइड आई वाज, तुम ये अंदाज़ा लगा सकते हो, तुम ये कल्पना कर सकते हो। इमेजिन मीन्स कल्पना करना। तुम ये कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना ब्लस्ड मीन्स शर्मिंदा होना, एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, परंतु कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हैमल ने मुझे देखा और बड़ी दयालुता से, वेरी काइंडली इज हियर एडवर्ब, एंड एम हैमल बड़ी दयालुता से मुझसे बोले, क्या बोले? गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। नाउ वन मोर एक्सप्रेशन इज यूज्ड हियर। बड़ी दयालुता के साथ एम हैमल मुझसे बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। दैट्स ऑल फॉर द डे। वी विल डिस्कस next portion of this chapter in the next part of this video.